हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 3 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो देखेंगे दैट इज स्पेंड मोर। अभी एक डेटा रिलीज़ किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा कि जिस तरीके से अभी एक्सपेक्टेड था कि जो टैक्स कलेक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में उससे ज़्यादा मतलब आप रिसीव कर रहे हो। तो ऐसे में यहाँ पर एडिटर कुछ सजेशंस दे रहे हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट की ज़रूरत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी भी थोड़ा कम चल रहा है, तो सरकार को थोड़ा बूस्ट देने की ज़रूरत है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इधर वाला ये जो आर्टिकल है अनलिमिटेड विंडो, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अभी अप्रैल जून क्वार्टर की जो जीडीपी नंबर्स अभी डिक्लेयर हुए हैं तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस है। देखो, इन चीज़ों को हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। एक्सप्लेन पेज पे पूरी डिटेल देख ली थी और क्वार्टर वाइज है ये डिटेल, तो आप ये एक बार खुद से देखना चाहो तो देख लें, हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम बात करेंगे फिल्दी एंड अनहेल्दी। यूपी के फिरोज़ाबाद में अभी एक मिस्टीरियस फीवर के चलते 200 बच्चों की तबीयत ख़राब होती है और उनमें से लगभग 40 बच्चों की डेथ हो जाती है, मतलब 40 जनों की डेथ हो जाती है। तो उसमें बात ये आ जाती है कि प्रॉब्लम क्या है, कहीं कोविड की वजह से तो नहीं हुआ। तो जानेंगे मुद्दा क्या है। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे ये वाला आर्टिकल फ्रॉम लेग्स टू माइंड। इस आर्टिकल में बताया है कि जिस तरीके से चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद में अपनी जो पर कैपिटा इनकम थी वो पिछले 40 सालों में लगभग 80 गुना बढ़ा दी। जबकि इंडिया में अब देखें तो हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है और राइज भी कर रही है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। साथ में चाइना के खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, या चाइना में जो रेगुलेटरी रिजीम के चलते हैं अभी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज वहाँ से विड्रॉ कर रही हैं, इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पे उभर के आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत शानदार स्कोप दे रही है और इसमें हम ग्रो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इसको हम कंटिन्यू बनाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। द गोल्डन रूल बोथ साइड लिसन, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें हिंदुत्व को लेकर के मुद्दा बताया जा रहा है, क्या है कॉन्सेप्ट वो जानेंगे। काबुल मिशन, जो हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम की पूरा संसार हमारा परिवार है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं जिससे क्या है कि जितने भी इंडियंस ट्रैप हो रखे थे कहीं पर भी, जैसे मान लो अभी तालिबान रिजीम आया तो वहाँ से इवैक्यूएशन जो किया गया तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो करंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो जानेंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इनको 2-3 को डिटेल में देखेंगे, बाकियों की समरी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है फिल्दी एंड अनहेल्दी। देखो, लगभग 40 जने जिनमें ज़्यादातर तो बच्चे हैं उनकी अभी डेथ हुई है फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में, और ये बताया जा रहा है कि एक बुखार हुई जिसके बारे में पता ही नहीं पड़ा। तो ऐसे में सस्पेक्ट तो ये हो रहा है, डाउट तो डेंगू पे जा रहा है। 200 से ज़्यादा बच्चे हैं वो अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जो पेडियाट्रिक सेक्शन जो होता है बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए एरिया होता है वहाँ पर, तो आईसीएमआर की टीम ने जब टेस्टिंग की तो ये तो क्लियर हो गया कि कोविड की वजह से तो ये डेथ नहीं हुई है। चलो, ये चीज़ तो अच्छी है। पर अगर फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनका नाम है चंद्र विजय सिंह, उनके हिसाब से देखिए तो हॉस्पिटल में जितने लोग भी आए हैं वो उन एरियाज हैं जहाँ पर एक कंप्लेन बराबर आ रही थी, बैक टू बैक आ रही थी। वो कंप्लेन थी क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम, कि साफ़ सफाई रखी नहीं गई जिस एरिया से ये बिलोंग करते थे फिरोज़पुर में। ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ क्लियर होती है कि गंदगी की वजह से, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से वहाँ पर इन बच्चों की और इन आदमियों की परेशानी बढ़ी है। ओके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे ये क्लियर होता है कि आपको पता है अगर कचरा एक जगह इकट्ठा होता है तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग भी हो जाती है। वाटर लॉगिंग के बाद में वहाँ पर ये जो इन्फेक्टेड डिजीज़ को एक तरीके से फैलाने वाले, स्प्रेड करने वाले जो भी कैरियर्स हैं, वेक्टर्स हैं, जैसे कि मॉस्किटोज, उनकी वहाँ पर वो अपने आप फ्लॉरिश होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद में अगर एक भी मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड का मतलब अगर वो वायरस से एडीज एजिप्टिस इससे इन्फेक्टेड है, तो फिर उसके बाद में वो एक इंडिविजुअल को काटेगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, उसको फिर मतलब ये मानो कि एक मच्छर इन्फेक्टेड है। ओके। अब वो मच्छर जब किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल को काटेगा तो उसकी बॉडी के अंदर वो उस वायरस कंटेंट को, जो भी उसका कह सकते हैं कि जो भी मेन पैथोजन है,
उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देगा। फिर उसके बाद में कोई दूसरे मॉस्किटोज उसी इंडिविजुअल को काटेंगे तो वो इन्फेक्टेड ब्लड उनकी बॉडी में चला जाएगा, फिर वो इन्फेक्टेड हो गए मॉस्किटोज। इस तरीके से चेन चलती जाती है, फिर वो आगे फिर बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करते चले जाएंगे। तो ये चेन जो है ये रोकने का एक ही तरीका है, वो है कि सही तरीके से हाइजीनिक मैनर में मेंटेन रखी जाए अपनी विसिनिटी को। ठीक है, अब देखो ये जो आउटब्रेक वाला एरिया है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ हो, इन्होंने अपनी तरफ से काम करने की बात तो कही है, पर सही तरीका क्या है इस तरीके की बीमारी से बचने के लिए, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, इनसे तो मॉस्किटोज जो है इन्फेक्टेड उनको प्रिवेंट किया जाए कि एक तो पैथोजन से वो इन्फेक्ट ना हो, दूसरा कि आप सैनिटेशन वर्क है उसको अच्छे से रखो ना, साफ़ सफाई एकदम प्रॉपर रखो, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए क्योंकि पानी में ये मच्छर फैलते हैं ज़्यादातर। इससे क्या हो जाएगा, डिजीज़ को कंट्रोल भी किया जा पाएगा और एलिमिनेशन भी हो पाएगा इस तरीके की बीमारियों का। WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस है या फिर नेशनल हेल्थ एजेंसीज़ के द्वारा जो गाइडलाइन है वो यही कहती हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से देखें तो अगर हमें डेंगू को रोकना है, ठीक है, तो उसमें देखो लोकल बॉडीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल आ जाती है, चाहे अर्बन एरियाज़ में अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, चाहे गाँव की बात करो तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ गए, तो वो एरिया स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्लान करके और इन बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो ऐसे में फिरोज़ाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है, तो वो इन सारी एक्सपेक्टेशंस पे फेल हुए हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ पर क्लीन इंडिया मिशन जो हम बोलते हैं स्वच्छ भारत मिशन, ये प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है और उस प्रोग्राम के चलने के बावजूद इस तरीके से कचरा फैले और उससे ये पानी रुके और उसकी वजह से ये मॉस्किटोज़, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ बीमारियों को फैलाएं, तो ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है और हम हमारे साथ में खुद के साथ ही धोखा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो वर्किंग क्लास की जो कॉलोनीज़ है, ठीक है, जैसे कि स्लम्स है या फिर कोई ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की, तो उन एरियाज़ को हाईली सैनिटाइज करना। सैनिटेशन का मतलब केवल कोविड से सैनिटाइज नहीं करना होता है, सैनिटाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर क्लीनिंग रखी जाए, वहाँ पर मेंटेनेंस प्रॉपर हो। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है, ये किसी भी बीमारी के लिए एपी सेंटर बन जाते हैं। फिर इससे क्या हो जाता है कि एक जगह से कोई आउटकम हुआ बीमारी का और फिर वो पूरी सिटी या आसपास की जितनी भी एरियाज़ हैं वहाँ पर फैलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो सिविल ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही घटिया है हमारी सिटीज़ का। सीधा का सीधा आप देखो, नॉर्मली जब बारिश का मौसम होता है तो जो पिट हॉल्स होते हैं वहाँ पर उनकी कैप हटी रहती है, जो ढक्कन होते हैं खड्डों के वो खुले रहते हैं, या फिर कहीं से आप देखते हो कि वाटर लॉगिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, कचरा उनमें सिवर लाइन में घुस जाता है, क्लीनिंग प्रॉपर होती नहीं है, तो पानी रुकने के बाद में उन पिट हॉल से फिर ऊपर पानी निकलना शुरू होता है जो गंदगी फैला देता है वैसे भी। तो क्लीन इंडिया मिशन हमारे पास में अवेलेबल है, तो प्रॉपरली काम क्यों नहीं करते। यूपी के मथुरा में और इस फिरोज़ाबाद में ये केसेस, अभी फिरोज़ाबाद का नाम आ गया, मथुरा में बैक टू बैक आ रहा है, जबकि आप देखो कि स्मार्ट सिटी प्लान है ना, स्मार्ट सिटी मिशन जिसमें 100 स्मार्ट सिटीज़ डेवलप की जा रही हैं, उनमें ये मथुरा और फिरोज़ाबाद दोनों के दोनों कंसिडर्ड हैं, दोनों के दोनों 100 सिटीज़ में से एनलिस्टेड हैं। अब आप देखो कि ऐसी बीमारियां फैलेंगी तो कैसे काम चलेगा। एक बैक्टीरिया बोर्न बीमारी है जिसका नाम है स्क्रब टाइफस, वो भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है मथुरा में। तो मथुरा का केस तो हो गया किससे, स्क्रब टाइफस। वो भी क्या है, अनहाइजीनिक कंडीशन में लोग रहते हैं, सैनिटेशन की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती उसके चलते। और फिरोज़ाबाद में ये डेंगू के ऊपर डाउट आ रहा है। तो प्रॉपर पॉइंट क्या आ गया कि भाई आप प्रॉपरली क्लीनलीनेस को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर ये बीमारियाँ ज़्यादा घातक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रॉम लेग्स टू माइंड्स। देखो इस आर्टिकल को लिखा है मनीष सबरवाल और मोहनदास पाई ने। देखो इस आर्टिकल में डेटा तो बहुत सारा है पर एक थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो जानेंगे। 1893 की बात है जब 12 दिन की एक जर्नी कंप्लीट करने के लिए दो इंडिविजुअल साथ में निकलते हैं जापान से लेके कनाडा तक। ठीक है, और उसमें ये बात थी कि वो दोनों इंडियंस जो थे वो अटेंड करने जा रहे थे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो। तो ऐसे में वो दो इंडिविजुअल कौन थे, स्वामी विवेकानंदा और साथ में थे जमशेदजी टाटा। तो स्वामी विवेकानंदा ने जमशेदजी टाटा को कहा कि एक चीज़ तो क्लियर है आपको कि टेक्नोलॉजी तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं पर साइंटिफिक टेम्पर तो हमें हमारा खुद का तैयार करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऐसे यूथ, ऐसी यंग एनर्जी जो कि
साइंस को समझे और खुद से उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कुछ इनोवेटिव करे। ठीक है, तो ये जो काम है ना, ये तो देखो इंसान खुद से खुद में ला सकता है। हाँ, टेक्नोलॉजी को आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो इंडिया में, पर टेक्नोलॉजी बनाई कैसे जाएगी वो चीज़ तो हमें खुद से ही सीखनी पड़ेगी। ये बात कही विवेकानंद जी ने किसको? जमशेदजी टाटा को। और ये बात उनके दिमाग में सेट हो गई और रिजल्ट क्या रहा? बेंगलुरु में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC स्टैब्लिश कर दिया। और आज आप देखो IISC इंडियन जो भी मेन जो टेक्नोलॉजिकल जाइंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें टॉप इंस्टीट्यूशंस में से एक है। ठीक है, तो ऐसे देखो कि टेक्नोलॉजी को आपने एनकरेज किया, उसके बाद में उसी का असर क्या रहता है कि आपकी कल्चर जो है वो डाइवर्सिफाइड मैनर में एक्सेप्ट होती है। आज हम कैसी लाइफ जीते हैं? सारा का सारा टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हम पूरा USA का जो कल्चर है वो बहुत हद तक अडॉप्ट कर चुके हैं। इन चीज़ों के बारे में हमें जो कल्चर का जो एक हेजेमन की हमने बात की थी ना, हेजेमनी की जब भी आप बात करते हो 12th की जो NCERT की बुक में जिसमें USA की हेजेमनी थी, तो उसमें सॉफ्ट पावर भी थी जिसके चलते कल्चरल इन्फ्लुएंस, बर्गर खाना, जीन्स पहनना, ये सारी चीज़ें क्या है? अमेरिकन कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर। तो वही चीज़ है कि आपके पास में टेक्नोलॉजिकल पकड़ अच्छी रहेगी तो आप डेफिनेटली अपनी कल्चर को एनकरेज करोगे, और इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया यहाँ पर जमशेदजी टाटा ने। आज इंडिया का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है ना वो सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा है। ये ध्यान रखो इस बात को, बड़ी काम की चीज़ है। इसके अलावा कोविड ने जितना अभी सिनेरियो क्रिएट किया है वो, क्योंकि कोविड की वजह से सॉफ्टवेयर बेस्ड बहुत सारे काम होने लगे। दूसरा, चाइना ने जिस तरीके का अपनी एक कह सकते हैं ना, चाइना की जो इमेज अभी बनी हुई है, चाहे कोविड को लेकर ही हो और साथ में अभी चाइना की जो रेगुलेटरी रिजीम जिस तरीके से काम कर रही है, जैसे कि कल परसों की न्यूज़ है कि चाइना ने ये क्लियर कर दिया है कि वीक में एक बच्चा ऑनलाइन गेम्स केवल 3 घंटे खेल पाएगा। अब आप देखो 7 दिन के अंदर सिर्फ 3 घंटे खेलने के पीछे 2 मेन वजह जो है वो ये कि जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा राइज हो चुकी हैं सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, वो अब चाइनीज़ गवर्नमेंट को, चाइनीज़ रिजीम को चैलेंज करने के लिए रेडी है। तो इस केस में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ये सोचती है कि हमें कोई चैलेंज कर सके तो इनको पहले वीक बनाओ, और वीक बनाने का तरीका इनका कंज्यूमर बेस खत्म कर दो। कंज्यूमर बेस खत्म करने के लिए क्या कर दिया कि बच्चों के लिए बाउंडेशन कर दी कि आप 3 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन गेम नहीं खेलोगे। अब वो ऑनलाइन गेमिंग ही नहीं खेलेंगे ढंग से तो फिर उसके बाद में वो डिजिटल कंपनियां या टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी कमी तो आएगी ना। और इसी के चलते आप देख सकते हो कि चाइना भी अब इन्वेस्टमेंट कम है और इंडिया एक ग्लोबली एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पे इमर्ज होकर के आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज इंडिया की पॉपुलेशन हम अराउंड मानते हैं कि 1.3 बिलियन इंडियंस हैं, तो क्यों ना हम रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल को तो ख़त्म कर दें। अब आपको पता है कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? चॉकिंग करता है, चॉक करने के बाद में हार्ट अटैक आता है। तो बोला ब्यूरोक्रेसी को लेकर के या फिर जो कोई भी ऐसी रिजीम या ऐसा सिस्टम चल रहा है जो कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंटल एडवांसमेंट को ब्रेक लगाए, उसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है और हम एक प्रोडक्टिविटी गेन करें तब जा कर के एक चीज़ अचीव हो पाएगी। देखो GST हो या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये 3 ऐसे रिजीम चेंज हुए हैं पिछले 5-7 सालों के अंदर, जिसका रिजल्ट ये रहा है कि ऐसी कंपनियां जो वाकई में अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, केवल नाम लगा करके और एक तरह शेल कंपनीज की तरह ऑपरेट हो रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिमूव करना। इससे क्या हो जाएगा कि सिस्टम में एक आप क्लैरिटी लेकर के आओगे, एक जो होती है ना कि हाँ वाकई में यहाँ पर प्रोग्रेसिव काम होता है, 2 नंबर का काम या फिर ब्लैक मनी है उसको रिड्यूस करने के लिए ये एफर्ट्स लगाए गए। इसके अलावा आप देखते हो कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को आप लगातार बढ़ा रहे हो और करप्शन को रिड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का अपने आप रोल आ जाता है। तो पॉइंट आ जाता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल का मतलब हो गया जो भी रेजिस्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें मेन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 25 मिलियन सिविल सर्वेंट्स हैं इंडिया के अंदर, अराउंड 25 मिलियन सिविल सर्वेंट जो कि रेड टेपिज्म को प्रमोट करते हैं मोर और लेस किसी भी तरीके से। तो उन चीज़ों को करेक्ट करना, प्रोसेस है उसको रैशनलाइजेशन देना, और डिक्रिमिनलाइजेशन को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है, मान लो किसी ने लोन लिया, अब लोन वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो एक बार उसकी तह तक पहुंचो और उसको सॉर्ट आउट करो कि कैसे हम इसको रिज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने उस लोन लेने वाले बोरोवर को ही जेल में डाल दिया तो जितना लोन लिया बैंक से वो तो बर्बाद हुआ ही, पर जितना उसने एसेट क्रिएट किया वो भी बर्बाद हो गया। तो उसके लिए हमें सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है और डिजिटाइजेशन इसके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन हमें अवेल कराता है। आज अगर देखा जाए ना तो इंडिया में पर कैपिटा इनकम अराउंड 2500, ठीक है, एनुअली।
तो आप देखो कि इनमें से 5 मिलियन, आप देख सकते हैं 5 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या फिर इंटरनेट पे डेटा पे इन पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉफ्टवेयर बेसिस पे काम करते हैं तो हमें ये आ सकता है कि कुछ मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, है नहीं, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि $2500 पर कैपिटा इनकम हम हमारी कंट्री में ला सकते हैं जब हमारे यहाँ पर 5 मिलियन पीपल जो है वो सॉफ्टवेयर में काम करें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करें। इंटरनेट डेटा जो है हमारे यहाँ पर वो यूएसए में जितना है उसका केवल 3% ही हमारे कॉस्टिंग आती है। मतलब मानो कि 100 रुपए की वैल्यू में यूएसए में 1 GB डेटा मिलता है, तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो कि केवल और केवल 3 रुपए के अंदर 1 GB डेटा अवेल हो जाता है। यूएसए में जितना 1 GB डेटा का चार्ज है उसका केवल 3 के हिसाब से, तभी तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हैं, है कि नहीं। वर्ल्ड की 3rd रैंक पे आ जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, और ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से 5वीं रैंक पे आते हैं। इसके अलावा 1.2 बिलियन पीपल हैं वो पेपरलेस डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बेसिस पे अब अभी काम कर रहे हैं, जैसे आधार का ही काम मानो आप, जनधन स्कीम चला ली। इसके अलावा 3.5 बिलियन रियल टाइम मंथली डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, जो आप ये फ़ोन पे, पेटीएम ये यूज़ करते हो। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी वो राइज हो चुकी है लगभग 10 बिलियन से सिर्फ जुलाई में, और $3 ट्रिलियन का पब्लिक मार्केट कैपिटलाइजेशन होने का पूरा स्कोप है। तो ओवरऑल आप देखो कि किस तरीके से ये प्रिडिक्टेड ये मॉडल है, ये क्या शो कर रहा है कि सॉफ्टवेयर्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये ओवरऑल जो डेटा है ये क्या शो कर रहा है, डिजिटाइजेशन इंडिया में हो रहा है तो उसका कितना आउटपुट मिल रहा है, और कितना ज़्यादा और हम डिजिटाइजेशन पर रिलाई करेंगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को और फ्लोरिश होने देंगे तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। आज इंडिया 75 साल पुराना देश बन चुका है, तो ना तो लैंड की कमी है, ना लेबर की कमी है, ना कैपिटल की कमी है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक, वो है प्रोडक्टिविटी की। हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, साथ में वेल पेइंग जॉब्स अवेलेबल हो। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली पेमेंट भी जॉब्स पे अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए देखो स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारे लिए एक ओएसिस का काम करती है। ओएसिस का मतलब क्या होता है कि डेजर्ट एरिया मान लो कोई, और उस डेजर्ट एरिया में कहीं पे दूर दूर तक पानी नहीं दिखता, और कहीं पे दूर से देखो तो आपको एक छोटा सा ऐसा एरिया दिखता है जहाँ पर हार्ड लैंड दिखती है, रॉकी लैंड दिखती है, और वहाँ पर आपको थोड़े से प्लांट्स यूँ पेड़ पौधे दिखते हैं, और थोड़ा बहुत पानी का अवेलेबल होने के चांसेस दिखते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया में हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक ओएसिस की तरह दिखाई देती है। ठीक है, आज आप देखो कि इंडिया के जितने भी वर्कर्स हैं उनमें से केवल 0.8% ही हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हैं, पर जीडीपी का 8% तक वो आप देखो जीडीपी में वो 8% तक पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। 0.8 मतलब 1% वर्कफोर्स का हिस्सा, देखो आप 1% से भी कम वर्कफोर्स का हिस्सा 8% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। अगर ग्लोबल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या डिजिटल इन्वेस्टमेंट सुपर साइकिल के हिसाब से देखें, तो कोविड ने देखो अपने आप में इसको पुश किया है, क्योंकि ग्लोबल सारे काम जो कुछ भी हो रहे हैं, जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये वीडियो रिकॉर्ड मैंने कब का कर दिया, आप लगातार पढ़ते चले जा रहे हो, तो कितना बेनिफिट है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हम प्रमोट करते हैं, और कोविड ने देखो इस तरह पूरा पुश किया है, जिसके चलते आप देखो चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिसिन से रिलेटेड कोई और पोर्टल्स का जैसे 1mg, और ये कई जो प्रोडक्ट्स कंपनियां लॉन्च हो गई हैं, शॉपिंग हो गई, ऑफिस वर्क हो गया, पेमेंट हो गया, रेस्टोरेंट एंटरटेनमेंट, ये सारे काम, स्विगी जोमेटो, ये सारे क्या काम हो रहे हैं, सब एक और एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो है सॉफ्टवेयर पे। और आप देखो कि इसी तरीके से आने वाले 5 सालों के अंदर लगातार ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रो करती गई, तो इंडिया का ये मान के चलो कि जो स्टार्टअप है सॉफ्टवेयर बेस्ड, वो लगभग स्टार्टअप की वैल्यू हो जाएगी 2025 आते आते, जो कि डिजिटल बेस पे डिपेंडेंट है, $1 ट्रिलियन अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा ये। ठीक है, आज अगर यहाँ पर हम देखें इंडिया में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टैलेंट है वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल, वो भी विवेकानंद जी की बात, साइंटिफिक टेम्पर हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। और टेक्नोलॉजी को चलो इंपोर्ट कर लिया, साइंटिफिक टेम्पर हमारे यहाँ पर है, तो डेफिनेटली हम उस साइंटिफिक टेम्पर को यूज़ करके हमारी ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, आज लगभग 50,000 के लगभग ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि ग्लोबली एंगेज करते हैं। ठीक है, और 2014 में इनका अमाउंट हुआ करता था कितना, $90 बिलियन का।
और आप जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे अब लगातार 400 बिलियन डॉलर का तो देखो स्टार्टअप्स का मार्केट इंडिया में हो चुका है, जो कि 2025 आते आते 1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो आप ये 2014 वाला लिख लो एक तो, और सीधा फिर ये 2025 का एक्सपेक्टेड लिख दो। ठीक है, तो ये डेटा काम आ सकता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बेसिस पे अकेले। अब जब इस इंडस्ट्री की बात करें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, तो हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट को तो प्रमोट कर रहे हैं। सऊदी अरब जितना ऑयल एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो जाते हैं अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो। पर प्रॉब्लम आ जाती है वो डिफरेंट रेगुलेटरी रिजीम्स के बेसिस पे। देखो पहले तो 1991 में STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया, ये रूल्स आए थे 1991 में, और फिर आया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ऑफ 2005। तो STPI था ना, ये तो देखो एक जीनस था कि वाकई में हम यहाँ पर कितना ज़्यादा सिंपल वे के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि 1991 में हमने LPG पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जो राइज थी वो इसी टाइम पे देखी जाती है। पर दूसरी तरफ अगर सेज की बात करें ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, वही बात, ब्यूरोक्रेसी की पकड़ और जो डिस्ट्रस्ट था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, वो लगातार राइज होता चला गया और जो हमारा टारगेट था उसको हम अचीव नहीं कर पाए। तो STPI 2011 के जो STPI रूल्स थे, इन्होंने तो देखो बहुत ज़्यादा पुश किया कि हाँ वाकई में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमें बहुत कुछ देने वाली है। पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसी तरीके से लॉन्च किया गया था, ये भी एक्ट। इसमें यह था कि इंडियन टेरिटरी के अंदर ही आप ऐसी टेरिटरी फिक्स कर दोगे, जोग्राफिकल एरिया, जिसको आप फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट करने लग जाओगे, जिससे कि वहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी प्रोड्यूस होता है तो उसको इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सको बिना कोई ड्यूटी लगाए, मतलब टैक्स में फ्री देने के लिए, टैक्सेशन फ्री करने के लिए। पर वो उल्टा पड़ गया और जो रेगुलेटरी जो कोलेस्ट्रॉल है उसी में फंस गया। तो ऐसे में देखो कि सिंगल फैक्टर तो कोई होता नहीं है कि STPI और इसको हम दोनों को कंपेयर कर सकें। पर प्रॉब्लम ये है कि आज 72 साल के बाद, मतलब आज तो 75 साल हो गए, 75वां साल शुरू हो गया हमें इंडिपेंडेंट हुए, पर 72 ईयर्स हमें लग गए इंडिपेंडेंस से लेके अब तक, जब हम 1.3 बिलियन इंडियंस मिलकर के उस GDP को क्रॉस कर पाए जो सिर्फ 66 मिलियन ब्रिटिशर्स की है। मतलब आप देखो कि हम 72 साल लगा चुके हैं तब जा करके, जब हमारी पॉपुलेशन कितनी है 1.3 बिलियन, जबकि केवल 66 मिलियन पॉपुलेशन की जो ब्रिटिश पॉपुलेशन है, तो ब्रिटेन की GDP को हमें क्रॉस करने में 72 साल लग गए। तो ये बहुत बड़ा डिले था। आज पर कैपिटा GDP में इंडिया की वर्ल्ड में रैंकिंग आती है 138th, जबकि हम टोटल GDP में 5वें स्टैंड पे आते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि ये जो हमारी खुद की GDP है ना, ओवरऑल, इसकी बजाय पर कैपिटा GDP को बढ़ाएं। क्यों? हमें पता है ना कि जो 2%, 1% जो इंडिविजुअल्स हैं, पैसे वाले रिच पीपल इंडिया में, उनके पास में अराउंड 45% हमारी इनकम का हिस्सा रहता है उनके पास में, जो वर्थ है, टोटल वेल्थ है। ठीक है, तो उसको हमें एक इक्विटेबल मैनर में लाने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या किया जाए कि हमारे यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है, जो समस्या है वो प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी राइज होगी ना, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी राइज होगी, जैसे कि चाइना में हुआ, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिकली राइज होगी। तो फोकस करना चाहिए हमें पर कैपिटा इनकम के ऊपर। फिर आज देखो सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात करें तो टेक्निकल स्टार्टअप्स इंडिया में कोई कम नहीं है, लगातार खुल रहे हैं। तो इंडिया की पकड़ तो देखो सॉफ्टवेयर सर्विसेज में, और चाइना ने अपनी पकड़ जो बनाई थी वो बनाई थी मेनली अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे, जो कि चाइना ने पिछले 40 सालों में अपने यहाँ पर कैपिटा GDP को 80 गुना तक राइज कर दिया। तो यही चीज़ आज के टाइम पे अगर अप्लाई करके देखें तो वहाँ पर चाइना में एक एडवर्स सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पर जो कंपनीज हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। क्योंकि डेंग जियाओपिंग ने जिस तरीके से अपनी प्रैग्मेटिक जीनियस दिखाई थी वहाँ पे कि कैसे भी करके चाइना को हम इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करें, उसके जस्ट ऑपोजिट जाती हुई दिखाई दे रही है अभी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि डेंग जियाओपिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत ओपन आया था, ओपन किया गया था मार्केट को, और एक तरीके से कम्युनिज्म के अंदर नया सेगमेंट आ गया था। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ सरकार करेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी अप्रूवल देना शुरू किया था। तो वहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा इनकम हुई और 80 गुना तक वहाँ की पर कैपिटा इनकम राइज हो गई। तो वही चीज़ बोला इंडिया को अभी करने की ज़रूरत है। आज
चाइना में लगभग 160 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज है। यूनिकॉर्न कंपनियां कौन सी होती है? जिनकी वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा हो। वो मेनली किस में फोकस्ड? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस, रोबोटिक्स, ये सारा सॉफ्टवेयर का काम है। तो बोले अब ये 160 यूनिकॉर्न कंपनीज है ना, वो बहुत नुकसान का सामना कर रही है चाइना में, जो भी अभी रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, लगभग 50 आप रेगुलेटरी एक्शंस देख सकते हो अभी रिसेंटली लिए गए हैं, तो लगभग उनको $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। तो वो क्या करेंगी? कोई दूसरा डेस्टिनेशन देखेंगी। बोला चाइना में तो अब हमें घाटा होने वाला है। तो इंडिया एक अट्रैक्टिव फैक्टर के तौर पे काम करता है, जहां पर मल्टीनेशनल स्टार्टअप मतलब कंपनीज हो या स्टार्टअप्स हो, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन स्कोप अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप देखो, एक रिमार्केबल कीनियन है। ठीक है, कीनियन का मतलब क्या हो गया कि जो जेएम कीन्स की जो थ्योरी थी उसी को फॉलो करने वाले एक इंडिविजुअल, ठीक है, किपचोग। तो उनके द्वारा ये सजेशन दिया गया था कि मैराथन है, लंबी दौड़ है ना आपकी, तो शुरुआती दौड़ तो आप दौड़ो अपने पैरों से। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा कि आप एक बार जब दौड़ना शुरू कर दोगे, आपकी जब वो वार्म अप हो जाओगे, एकदम आपकी बॉडी एकदम रोटेशन में आनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद में एक लिमिट आएगी जब आप थकना शुरू कर दोगे, और उस थकान को इग्नोर करने का या थकान को मेंटेन करने का काम फिर करेगा दिमाग। तो पहले तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर अप्लाई करो, और फिर बाद में अपनी जो इंटेलेक्चुअल है या इंटेलेक्ट है आपके अंदर, जो बुद्धिजीविता है, उसको आप अप्लाई करो। तो हमें ज़रूरत किसकी है? मिडिल इनकम ट्रैप से, जो डेवलपिंग कंट्री का जो स्टैग्नेशन में हम फंसे पड़े हैं ना, उससे बाहर निकले। उसके लिए क्या है? लैंड लेबर कैपिटल अवेलेबल है। तो चौथा फैक्टर है दैट इज प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्टिविटी, उसको इंक्रीज करें। इसके लिए क्या हो? इमेजिनेशन होनी चाहिए हमारे पास में, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी हो, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का माहौल हो। और देखो सरकार ऐसी बात नहीं है, कर नहीं रही है, इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं उनको राइज करने की ज़रूरत है। यही चीज़ें बताई जा रही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन को हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और आप देखो ये जो काम है ना सॉफ्टवेयर का, ये देखो एक जगह पे करके किया जा सकता है। और आजकल तो आपको पता ही है कि वर्क फ्रॉम होम अगर प्रमोट हो रहा है, तो वुमेन के लिए ये एक ऑप्शन निकलता है कि वो अपने घर से बैठकर भी काम करना चाहे तो कर सकती हैं। नॉन फार्म जॉब क्रिएशन, अब एग्रीकल्चर में हमें पता है कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है, तो वहाँ से निकाल करके इनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगाओ, हमारी पूरी लेबर फोर्स को, है कि नहीं? प्रोडक्टिव फॉर्म्स क्रिएट की जाए, जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आए, इससे फ़ायदा देखो पूरी कंट्री को मिलेगा। तो देखो इंडिया को जब 100 साल का हो जाए ना 2047 में, 25 साल हैं अभी बाकी, तो इस कोलेस्ट्रॉल को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो ये रेजिस्टेंस आता है ना, जिसमें सबसे मेन है सिविल सर्विसेज के चलते या सिविल सर्वेंट्स के चलते रेड टेपिज्म का, उसको हटाने की ज़रूरत है। 1.3 बिलियन लोगों की जब एनर्जीज एक साथ मिलकर काम करेगी ना, तो आप देखो, मान के चलो कि बहुत हद तक हम आगे बढ़ पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है वर्गीज कुरियन, जो जब आप देखो जब यंग हुआ करते थे तो वो अप्रेंटिस थे, मतलब ट्रेनिंग लिया करते थे। कहाँ पर? जमशेदजी टाटा स्टील प्लांट में। फिर उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे एक्सपेंड किया खुद को, और रिजल्ट क्या निकला? अमूल जैसा रेवोल्यूशन। डेयरी सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुई है, और आज यहाँ तक हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव ये तक भी लॉन्च हो गई है। तो विवेकानंद जी का जो आइडिया था वो ये कि हम जो है ना, वो इस तरीके के रिसोर्सेज को बिल्ड करें जो हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, यूथ के बिना इन्वॉल्वमेंट के हम सक्सीड नहीं कर सकते, और यूथ अगर इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा तो हम कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि विवेकानंद जी का एक चीज़ थी कि मैं जिस तरीके की सोच रखता हूँ, उस तरीके की सोच के अगर 100 यूथ भी मुझे मिल जाते हैं ना इंडिया के, तो मैं इंडिया को कहाँ से कहाँ ले जाऊँगा आप देखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पोटेंशियल की। पूरा सिनेरियो अच्छे से समझाया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज द काबुल मिशन। इस आर्टिकल को देखो अनिल बलूनी ने लिखा है। वैसे तो देखो इस आर्टिकल में वही चीज़ें रिपीट हो रही है, तो ज़्यादा कुछ ना बता करके टू द पॉइंट बात करूंगा मैं। वो ये कि अभी इंडियन को जो इवैक्यूएट किया जा रहा है अफगानिस्तान से, उस ऑपरेशन को बोला जा रहा है ऑपरेशन देवी शक्ति। लिख लो ऐसे कैसे। मतलब ये हो गया कि वसुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं जा रहे हैं। कहाँ जहाँ कहीं भी वर्ल्ड में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आए हैं तो इंडिया ने वहाँ सपोर्ट भी भेजा है, तो साथ में इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट भी किया है। ऐसा नहीं कि जो लोग इंडिया छोड़ के चले गए उनको इग्नोर कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। एयरलिफ्ट करने में बिल्कुल पीछे नहीं गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी
में डिस्कशन होना या फिर ऑल पार्टी मीटिंग अफगानिस्तान की सिचुएशन में, वहाँ पर भी तो एक तरीके से प्रॉपर एंगेजमेंट रही है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इसके अलावा एक ऑपरेशन और है, दैट इज़ यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम में आपको बता चुका हूँ, वंदे भारत मिशन। जब आपको पता है कि कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था, लॉकडाउन लगने शुरू हो गए थे थ्रू आउट वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज़ में, तब वहाँ पर हमारे लगभग मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फंसे थे। लगभग 70 लाख इंडियंस को वापस लाया गया था हमारे देश में इस वंदे भारत मिशन के तहत। इसमें लगभग 88,000 फ्लाइट्स कंडक्ट की हुई थी, मतलब 88,000 प्लेन्स की रूट कंप्लीट हुए थे, आप देख सकते हो। और WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। जब ये वुहान में आउटब्रेक हुआ था, वुहान से भी इंडियंस को लाया गया था, बाकी दूसरे कंट्रीज से भी, तो वंदे भारत मिशन भी कंडक्ट किया गया, तो वसुधैव कुटुंबकम। फिर आ जाता है ऑपरेशन संकट मोचन, कि जब ISIS का जो पकड़ थी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसकी पकड़ थी, वो इराक में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ पर तिकरित करके एक हॉस्पिटल, तिकरित एक सिटी है, ठीक है, वहाँ एक हॉस्पिटल में लगभग 40 जो नर्सेस थी वो फंस गई थी। उन नर्सेज को वहाँ से इवैक्यूएट, 46 नर्सेज यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना, रेस्क्यू करना। ये टाइगर अभी जिंदा है समथिंग करके सलमान खान की मूवी है, वो इसी इंसिडेंट पे है। तो वहाँ से तिकरित हॉस्पिटल से आप देखो 46 इंडियन नर्सेज को निकाला जाता है सेफली, ठीक है। और वो भी कहाँ से, इराक जैसी सिचुएशन जहाँ पे ISIS अपना पूरा दबदबा बना चुका था। फिर आप देखो ऑपरेशन राहत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जब अप्रैल 2015 में इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने लगभग 4600 से ज़्यादा इंडियंस को बचाया, लगभग 41 कंट्रीज़ में, ठीक है। इसकी मतलब मेनली कहाँ से, नेशनल्स ऑफ 41 कंट्रीज, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये कि 2014 में ऑपरेशन राहत कंडक्ट किया गया। इसमें इंडियन नेवी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर काम किया। इसमें 4600 से ज़्यादा तो इंडियंस और लगभग 950 से ज़्यादा 41 कंट्रीज़ के नेशनल्स थे, उनको वहाँ से बचा करके निकाला। और ये हुआ कहाँ पे कंडक्ट किया गया था ये ऑपरेशन, यमन में, क्योंकि वहाँ पर हौती रिबेलियन और वहाँ की सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। हौती रिबेलियंस को सपोर्ट करता है ईरान, और वहाँ की सरकार को, यमन की सरकार को सपोर्ट करता है सऊदी अरब। तो जो सिविलियन आउटब्रेक हुआ वहाँ पे, जो सिविल वॉर है वो शुरू हो गया, तो वहाँ से फिर बाद में इंडियंस को सेफली निकालना, उसके लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या एयर इंडिया, जो कि यमन की कैपिटल सना से इंडियंस को निकाल के लेके आई, ठीक है। तो ये देखो कि वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पे एग्जाम्पल 950 नेशनल दूसरे कंट्रीज के भी थे, उनको भी इवैक्यूएट किया, वहाँ से रेस्क्यू किया। तो ये चीज़ें बार बार कहती हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का सेगमेंट हम वाकई में हमारी कल्चर में जो है वो बिल्कुल फिक्स है, और उसको कंटिन्यू करने में इंडिया बिल्कुल भी पीछे नहीं है। यूक्रेन से भी पेंडेमिक के टाइम पे बहुत जनों को इवैक्यूएट किया, इराक से, सीरिया से बहुत काम किया गया। इसके अलावा अभी लेटेस्ट आपको पता ही अफगानिस्तान में, कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में सिचुएशन बननी शुरू हुई है, डेवलपमेंट्स हुए मिड अगस्त में कि जी अब तो तालिबान टेक ओवर करेगा, वहाँ की सरकार तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो उस केस में वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ थी उनको हमने रेस्क्यू किया, जो कि अफगान माइनॉरिटी में कौन, सिख हो गए, हिंदूज़ हो गए, उनको निकाल के लेकर के आए। और आप देखते हो लगभग लास्ट 3 जो स्वरूप बचे हुए हैं वहाँ पर, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब की जो कॉपीज़ हैं उनमें से 3 तो लेकर के आ गए, अभी 3 बाकी हैं। तो उसके लिए भी पूरी कोशिशें की जा रही है कि कैसे भी करके वहाँ की माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जहाँ पर भी आते हैं, इंडिया बिल्कुल पीछे जाने की कोशिश नहीं करता है, चाहे वो डिजास्टर से रिलेवेंट हो या कोई और। तो ये सिचुएशन क्या शो करती है कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है शाइनिंग एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट डेवलप करना, वहाँ पर सलमा डैम बनाना, हाईवेज़, रेलवेज़ ये कंस्ट्रक्शन कर देना, वो सारी चीज़ें हैं ही। तो डेवलपमेंट में इंडिया कभी भी पीछे नहीं रहा है, अपनी तरफ से पूरा काम करता है, ठीक है। और जो एक सॉफ्ट पावर है इंडिया की, वो देखो बहुत है। पर हाँ, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल देखा भी था जिसमें बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया में हम लुकिश से एक्टिस्ट पॉलिसी पे तो शिफ्ट कर गए, पर चाइना की जितनी पकड़ बन रही है वहाँ पर इंडिया की उतनी नहीं बन पा रही है। पर खैर वो देखने वाली बात है कि चाइना तो देखो पैसा फेंकता है फिर तमाशा देखता है, पर अभी फ़िलहाल हम थोड़ा खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो उन चीज़ों से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को पहले, वो जो प्रीवियस आर्टिकल का सेगमेंट है कि पर कैपिटा इनकम हमें स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। ओवरऑल कंट्री की जीडीपी की बजाय हमें पर कैपिटा जीडीपी अगर हम बढ़ा लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा है।
है कि नहीं। और पर कैपिटा जीडीपी का मतलब ये हो गया कि एक एक इंडिविजुअल लोअर जो स्ट्रेटा में जो लोग जी रहे हैं ज़िंदगी, उनको अपलिफ्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तभी तो हम प्रीएम्बल में देखते हैं ना सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, तो यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस आप दो, ठीक है। आगे चलता है। फिर आर्टिकल आ गया स्पेंड मोर। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा सजेशन दिए गए हैं कि अभी फिस्कल हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट की बेटर पोजीशन में है, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन अभी किया जा रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में। मतलब आप देखो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जितना टारगेट किया गया था ना कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा टैक्सेशन के बेसिस पे, उसका 31% तो शुरुआती 4 महीनों में ही हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई तक ही। तो ऐसे में अभी फिस्कल रिजीम की अगर बात करें तो थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। टैक्स कलेक्शन 30% ज़्यादा है 2019-20 के कंपैरिजन में। 2019-20 का आप मान के चलो प्री पेंडेमिक टाइम की बात कर रहे हैं, जबकि 2019-20 में जितनी इकोनॉमी थी उसके कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी 9% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, 9% कम परफॉर्म कर रही है। उसके बावजूद जो टैक्स कलेक्शन है वो 30% ज़्यादा है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 4 महीनों में। अगर आप कंपेयर करो उसको शुरुआती 4 महीनों को किस साल के, 2019-20 को, तो ऐसे में जो कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू स्पेस है, वो अच्छा खासा है। जीएसटी कलेक्शन अगस्त में वैसे जुलाई के कंपैरिजन में तो कम है, पर हाँ फिर भी हम बुरा नहीं कह सकते। पर इसमें सबसे बड़ी वजह है वो ये कि एक तो डिसइन्वेस्टमेंट बड़ा ढीला ढाला चल रहा है। गवर्नमेंट ने जितना टारगेट किया था ना 1.7 लाख करोड़, उसमें से 8,000 समथिंग करोड़ रुपए का ही डिसइन्वेस्टमेंट अभी तक गवर्नमेंट कर पाई है। वो तो चलो ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जिसमें एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा उसमें काम करना है, वो सारी चीज़ें थोड़ी हेल्प करेंगी। पर टेंशन की बात क्या है कि कोर सेक्टर जो है जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो ड्यूरेबिलिटी है कि अब कोविड पता नहीं कितने टाइम तक रहेगा, अब कोविड की थर्ड वेव का डर और है, वो और चिंता की बात है। तो ऐसे में सीजीए के द्वारा जो डेटा दिया है वो इसमें क्या है कि डायरेक्ट टैक्स है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में अभी भी कम चल रहा है। एक तो मुद्दा ये आ जाता है टेंशन का, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब गरीबों पर भी उतनी ही मार पड़ रही है जितनी कि पैसों वालों पे पड़ रही है। तो एक तो डायरेक्ट टैक्स है अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में कम कलेक्ट हो रहा है। इसके अलावा इसकी मतलब ये डायरेक्ट टैक्स कम होने के बावजूद भी अभी भी कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, हेल्दी ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है, बट ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। एक्साइज कलेक्शन की बात करें वो लगातार ग्रो कर रहा है, ये तो हमें पता ही है, पेट्रोल डीजल के भाव देखो कहाँ पहुँच गए। जीएसटी कलेक्शन है वो लगातार 1 लाख का जो टारगेट किया हुआ है 1 लाख करोड़ का, उससे ज़्यादा मतलब कलेक्शन हो रहा है। तो जीएसटी और साथ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीएसटी के लिए जो ई वे बिल्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो अब डेली बेसिस पे आप देख सकते हो 2.1 मिलियन तक राइज हो चुके थे 2021 का जो जुलाई मंथ गया है उसमें, ठीक है, जो कि जून में कितना था 1.8। तो इसमें ई वे बिल्स अगर जितना राइज हो रहा है ना, इसका मतलब आप ये मानो कि कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बात क्या है कि गवर्नमेंट के पास में अभी स्पेस तो बन रहा है, पर जितना स्पेस के साथ ये काम होना चाहिए वो थोड़ा डाउट कम है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स अभी अचीव नहीं हो रहे। गवर्नमेंट ने टारगेट किया था 1.75 लाख करोड़ का, जबकि अचीव कितना हुआ अभी तक, तो 8,368 करोड़ रुपए ही अभी तक डिसइन्वेस्टमेंट के बेसिस पे पैसा निकाल पाए हैं। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इकोनॉमिकल रिकवरी का भी सेगमेंट है, तो टैक्स कलेक्शन का सेगमेंट भी है। हाँ वो बात ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा लूज है, पर फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा लिबरल होने की ज़रूरत है कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइज करने के लिए। करंट फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो पिछले साल के कंपैरिजन में भी कम है, जबकि पिछले साल तो आपको पता है कि 2020-21 के टाइम पे तो कोविड था, तब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छा खासा किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, जैसे अलग अलग स्कीम्स जो थी वो चलानी। पर अब क्या है 2019-20 का जो लेवल था उससे माइन्यूटली राइज हो रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइज करने की ज़रूरत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़रूरत है, ठीक है। और आप देखते हो जीडीपी है वो भी अभी ओवरऑल अगर देखें तो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओवरऑल गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी कम है। कल परसों हमने देखा था, एक्सप्लेन पेज पे पूरी डिटेल बताई थी कि ओवरऑल इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी के 4 इंजन्स मेन होते हैं, और उन इंजन्स में से एक था गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो। अब यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन वो सबसे ज़्यादा वेटेज रोल प्ले करता है इंडिया में, ठीक है। तो वो प्राइवेट कंजम्पशन तो लोगों की इनकम लेवल डाउन है, तो वो तो देखो बढ़ने के अभी चांसेस है नहीं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से पुश कर सकती है
एक कंजम्पशन को राइज करके, जिससे कि इकोनॉमी को एक स्टिमुलस मिले, डिमांड बने, उसका फ़ायदा फिर ओवरऑल इकोनॉमी को मिलेगा। ठीक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ये जो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है लगभग 4.8% तक कॉन्ट्रैक्टेड है। और सेकेंड वेव ने पता ही आपको कितना बुरा हाल किया था, उसके पेन से अभी तक भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट को अभी आप आगे आना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइज करने की ज़रूरत है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइज करने की ज़रूरत है, और जो एमएसएमईज़ की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको थोड़ा सा हेल्प करने की ज़रूरत है। वैसे तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है या और बहुत सारी स्कीम्स है वो चला रही हैं गवर्नमेंट अपनी तरफ से। ठीक है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है लोअर एंड के ऊपर, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं, उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम लेवल को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। वो कब होगी? जब एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने लग जाएगा ना, जब एक प्रॉपर फ्लो आएगा इकोनॉमी में, तब वो चीज़ें अचीव हो पाएगी। तो अभी ज़रूरत क्या है कि फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल हो रहा है ना, तो इकोनॉमी को एक ग्रेटर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ओके, आगे चलते हैं। फिर ये लास्ट आर्टिकल है, इसमें ये बताया गोल्डन रूल बोथ साइड लिसन। अभी क्या है, अमेरिका में कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ना यूएसए में, जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। तो इसको लेकर के जो हिंदूज हैं या प्रो हिंदुत्वाज हैं, अब देखो हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों में डिफरेंस जो है उसको लेकर के यहाँ पर ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताई है रजनी बख्शी जी ने, पर ये कह रही हैं कि ये सवाल क्यों उठ रहा है कि ग्लोबल हिंदुत्व को हटाया जाए या डिसमेंटल किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो इसके पीछे इन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए हैं कि एक तो जो जैसे कोई मान लो कि किसी की फूड हैबिट है, उन फूड हैबिट्स को लेकर के आप किसी को असैसिनेट कर दो, किसी का मर्डर कर दो। ठीक है, कोई बंदा कोई अपनी रिलीजियस फेथ को अपने हिसाब से कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसको लेकर के आप वहाँ पर दबाव बनाते हो, तो जो नॉन हिंदूज़ हैं उनके दिमाग में एक रिसेंटमेंट है या फिर डिस्ट्रस्ट है मेजॉरिटी के लिए। तो इसकी वजह से अभी अमेरिका में ये एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो कंडक्ट हो रही है। वैसे तो अपनी तरफ से बहुत से लोग मिल करके जो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं वो इस चीज़ का अपोज भी कर रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पर एक सिस्टम आ जाता है जो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, और उस सिस्टम को बोला जाता है कि जब दोनों पार्टीज जो भी हैं, एक तरफ तो प्रो हिंदुत्वास, एक है एंटी हिंदुत्वास, तो बोला इन दोनों को साथ में बिठा करके एक दूसरे की बात को सुना जाए, कंसिडर किया जाए, और ओपोनेंट जो है उसकी बात को बिल्कुल डिस्कार्ड ना किया जाए, और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए, तब जाकर के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी ये। ठीक है ना, तो दोनों साइडों को एक दूसरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे को वहाँ पर हर्ट करो। ठीक है, तो कंप्लेंट्स हैं, एजिटेशंस हैं, इनको हम तभी कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के बताया जा रहा है आगे से आगे। तो यहाँ पर हिंदुत्व नाम को हटा करके अगर आपसे कोई पूछे कि जी हम कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, दो पार्टीज हैं ऑपोजिशन की, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो इसका तरीका क्या है कि दोनों को आमने सामने बिठाया जाए और बातचीत कराई जाए उनकी। और इस गोल्डन रूल को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसमें आप दोनों पक्षों की बात सुनो और उनको एडजस्ट करने के लिए कहो कि हाँ जी एक मिड पाथ निकाला जाए, गौतम बुद्धा का मध्यम मार्ग। ठीक है, तो यही चीज़ बताई जा रही है इसमें डिस्कशन में। देखो जो मुद्दा था वो देख लिया हमने, और बाकी आप खुद से देख लेना एक बार। थैंक यू।